डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज कि एक बल्ब है 200 वाट जिसकी हमारे पास पावर है, ठीक है, यानी कि ये इसकी रेटेड पावर है और वो 60% एफिशिएंसी शो करता है। हमने फाइंड करनी है हीट एनर्जी दैट इज पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है, उसने आपको दी हुई है ये जो 200 वाट पावर है ना, ये बेसिकली उसकी लाइट एनर्जी की पावर है, ये उसकी लाइट एनर्जी है, ठीक है, लाइट एनर्जी। हमने फाइंड करनी है हीट एनर्जी, ठीक है। तो इसका इसी से सोल्यूशन है, हमने जो स्टेप्स फॉलो करने हैं दैट इज़ कि हमें पता है जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी वो हमारे पास होती है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट परसेंटेज, ठीक है। तो हमारे पास जो उसकी आउटपुट आएगी ना, वो क्या आएगी, एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय इनपुट। अच्छा, अब एफिशिएंसी हमारे पास उसकी कितनी है, 60%। 60 डिवाइड बाई 100 कर देते हैं और हमारे पास इनपुट जो था उसका यानी कि जो उसकी पावर है वो है 200 वाट। तो हमारे पास जो उसकी आउटपुट आ रही है ना दैट विल बी 120 वाट, ठीक है। ये तो हमारे पास जो आउटपुट आई है ना, ये आई है बेसिकली उसकी लाइट एनर्जी की। हमारे पास उसकी हीट आउटपुट क्या आएगी, जो कि उसने क्वेश्चन में पूछा है, हीट आउटपुट। हीट आउटपुट विल बी, जो हमारे पास लाइट एनर्जी की आउटपुट आई है वो, उसको हम माइनस कर देंगे उसकी इनपुट में से, 200 माइनस 120। तो जो हीट एनर्जी की आउटपुट होगी दैट विल बी 80 वाट, ठीक है। 80 watt will be the output of heat energy. Alpha option. Question number 2. Kinetic energy acquired after traveling a distance d from the rest under the action of a constant force. ठीक है ना, उसने सिंपली पूछा है आपसे कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास रेस्ट से हमने बॉडी को स्टार्ट की है, ठीक है, डिस्टेंस डी पे चलाया और कांस्टेंट फोर्स पे हमने उसको जो है वो मूव करवाया। तो यहाँ पर बच्चे कहेंगे हाँ जी क्योंकि ये मोशन है तो हम इसको ना काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² यूज़ करेंगे, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो डेल्टा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके साथ, मैस के प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। तो अल्फा ऑप्शन लगा दें, उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। हम सबसे पहले तो रूल आउट करते हैं कि किस तरह से हम ऑप्शंस को रूल आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो काइनेटिक एनर्जी जो है ना वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, वो वेलोसिटी के स्केल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ना ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मैस के। या तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस होगी या इंडिपेंडेंट ऑफ मैस होगी। समझने वाला पॉइंट क्या है, समझने वाला पॉइंट है जब उसको डिस्टेंस डी पर हमने चलाया है विद द कांस्टेंट फोर्स, तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो उसके वर्क डन की इक्वल होगी, ठीक है ना। और उसका जो वर्क डन है वो एफ डी है। इस केस में आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैस के साथ इंडिपेंडेंट है। बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं कि हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स जब हमारे पास पॉजिटिव वर्क परफॉर्म करती है, ठीक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी। कंजर्वेटिव फोर्स है, पॉजिटिव वर्क परफॉर्म करेगी। अच्छा, हम ना इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर बेसिकली जैसे ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। पॉजिटिव वर्क क्या मतलब है, पॉजिटिव वर्क का मतलब होगा हमारे पास कि बॉडी का जो हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल है ना वो है 0 डिग्री, ठीक है। यानी कि ग्रेविटी डाउनवर्ड है, बॉडी भी डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है। यानी इन द डायरेक्शन ऑफ हमारे पास फोर्स जा रही है। जब इन द डायरेक्शन ऑफ हमारे पास फोर्स जा रही है एंगल 0 डिग्री बनता है ना, तो आपने याद रखना है कि व्हेन द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये पीडीबी की लाइन है कि जब इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाती है ना तो हमें कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करवाना पड़ता, ठीक है ना। यानी स्पेसिफिकली कोई एक्सटर्नल पुश नहीं देना पड़ेगा उसको, काम करके दिखा, ठीक है। हम उसको इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड उसकी अपनी विसिनिटी में जाने देंगे। और जब हम एक्सटर्नल वर्क नहीं करवाते तो याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, चार्ली ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, सो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परसेंटेज का हमारे पास क्वेश्चन आ गया, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम इज 40%, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा।
परसेंटेज का जो है ना ये वाला मेथड आप एक ही बार समझ लें, आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली हमारे पास जो परसेंटेज होती है ना वो हमारे पास होती है चेंज ओवर ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमारे पास मसला आ गया। देखें, हमारे पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास होती है पी स्क्वायर ओवर 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का पता लगा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के स्क्वायर के साथ। अच्छा, अब हमने क्योंकि फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी को, तो हम इसकी ना रेशो बना लेते हैं। किस तरह से, ये देखें, काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2 हमारे पास क्या है, मोमेंटम 1 का स्क्वायर ओवर मोमेंटम 2 का स्क्वायर। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि मोमेंटम 1 है 100%, ठीक है ना, 100 का स्क्वायर, और मोमेंटम 2 हमने 40% बढ़ा दिया, यानी कि ये हो गया 140 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाई 140 मल्टीप्लाई बाय 140, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई बाय 14। अब ये कैलकुलेशंस हो रही हैं, ठीक है। मैं अगर 14 का जो है वो स्केयर लूँ, यानी कि 14 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो जो मेरे पास आंसर आता है ना वो बेसिकली आता है, इसको हम देख लेते हैं, 196, ठीक है ना, 196 हमारे पास आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो 100 ओवर 196 हमारे पास रेशो बनी है K1 ओवर K2 की। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2। मैंने बताया कि जो परसेंटेज है ना वो होती है चेंज ओवर ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। एक बार आप ये रेशो बना लेंगे ना, ये वाली, तो इसमें देखनी है जो आपके पास इस 1 वाले फैक्टर के सामने वैल्यू है, जो 2 वाले फैक्टर के सामने वैल्यू है। चेंज कितना है, चेंज है हमारे पास 2 माइनस 1, ठीक है ना। तो चेंज हमारे पास कितना आ गया है 196 माइनस 100, और ओरिजिनल कितनी वैल्यू है 100, जो ऊपर वाले फैक्टर में हमारे पास मौजूद है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। तो टोटल कितना बना, 96% के साथ ये इंक्रीज होगी। दिस इज द मेथड फॉर परसेंटेज चेंजेस। ये आपने याद रखना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछते हैं कि 12 आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं हमारे पास, ठीक है, जिनका मैस m है और उनकी जो थिकनेस है ना वो h है। हमने एक दूसरे के ऊपर स्टैक किया, तो हमने लास्ट ब्लॉक को जो स्टैक किया है, यानी कि जो 12th ब्लॉक है उसको जो स्टैक किया उसका वर्क कितना है। देखें, 12th ब्लॉक को स्टैक करने के लिए हमारे पास जो टोटल हाइट है ना वो हमारे पास पिछले 11 की भी गिनेंगे, यानी कि 11h होगी। तो 12th ब्लॉक का जो वर्क होगा वो हमारे पास होगा mgh, ठीक है ना। उसका मैस कितना है m मल्टीप्लाई बाय उसकी जो ग्रेविटी है वो कितनी है 10 आ गई है, और साथ हमारे पास जो उसकी हाइट है वो है 11h। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी की वैल्यू को चेंज नहीं करते, साथ 11h, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा आपके पास 11 mgh, ठीक है। यहाँ पर दो केसेस होते हैं, बीटा ऑप्शन करेक्ट है, दो केसेस होते हैं। एक तो ये कि हमारे पास टोटल कितना लगा है, ठीक है, टोटल सारा स्टैक करने के लिए हमारे पास n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 mgh का फॉर्मूला होता है। और इस वाले केस में कि सबसे ऊपर जिसको लगाया है तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, वो ये केस है जिसमें हम सारों की हाइट को टोटल कर लेते हैं जस्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्फेयर है हमारे पास, ठीक है, उसका चार्ज हमारे पास है प्लस क्यू, एक पोजीशन में रख लिया है। एक स्मॉलर स्फेयर हमने वहां पर लगाया है जिसका चार्ज हमारे पास स्मॉल प्लस क्यू है, उस लार्ज स्फेयर के पास रेस्ट रिलीज कर दिया। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखें, दोनों जो है ना पॉजिटिव चार्ज के हैं, ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज के। जब पॉजिटिव चार्ज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा तो क्या होगी, केस समझ लें, रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से हमारे पास जो फिनोमिना होगा दैट विल बी कि हमें ना एक एक्सटर्नल वर्क करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी तो कम हो रही है, ठीक है, रिपल्शन की वजह से एक्सटर्नल वर्क करवाना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क होता है हमेशा अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द फील्ड, और अगेंस्ट द फील्ड जहां भी वर्क होगा ना तो याद रखना है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी इंक्रीज करती है, क्योंकि हम वर्क करवा रहे हैं एक्सटर्नली,
और उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इंक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी शुड बी डिक्रीज। ठीक है, बीटा ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो गया। ओके, इन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें वो कहता है कि एक बॉडी है जो कि वर्टिकल डिस्टेंस 10 मीटर हमारे पास तय करती है। वर्टिकल डिस्टेंस है यानी कि इस तरह से ये है 10 मीटर का डिस्टेंस उसने तय किया है, और उस पर फोर्स लगती है 10 न्यूटन, जो कि एंगल 60 डिग्री बना रही है। वाई एक्सिस के साथ वर्क डन हमें फाइंड करना है। ठीक है, इस केस में हमारे पास जो वर्क डन है ना, वो आपको पता है कि होता है हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ। अब चूंकि ये वाई एक्सिस पूछ लिया इसने 60 डिग्री, तो हमारे पास जो एंगल हम यूज करेंगे दैट विल बी 30 डिग्री फॉर कॉस। और अगर हम इसको साइन के साथ सॉल्व करें तो फिर हमारे पास जो है वो 60 डिग्री ही आएगा, लेकिन हम कॉस के साथ सॉल्व करते हैं 30 डिग्री लगा के। W इज इक्वल टू एफ एच कॉस ऑफ थीटा। फोर्स कितनी है हमारे पास 10, हाइट कितनी है हमारे पास 10, और कॉस 30 हम यूज कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो कॉस 30 होता है वो हमारे पास होता है √3/2। ठीक है ना, 0.8। तो इसका आंसर तकरीबन 86 जो है वो हमारे पास होगा, 86 जॉउल। ओके, इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द सेम यूनिट्स। किनके यूनिट्स हमारे पास सेम नहीं है। फोर्स एंड वेट। फोर्स को आपको पता है कि हमेशा हम न्यूटन्स में देखते हैं। ठीक है, और वेट को भी हमेशा हम न्यूटन्स में देखते हैं। प्रेशर और स्ट्रेस, जो कि जिनका दोनों का फार्मूला हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फार्मूला सेम तो यूनिट सेम, जिसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी देखते हैं, या हम इसको ऐसे यूनिट में पास्कल्स में देखते हैं। एनर्जी एंड वर्क दोनों हमारे पास जो है जूल्स में होते हैं। मोमेंटम एंड टॉर्क, मोमेंटम जो है ना वो हमारे पास होता है मैस इनटू वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और टॉर्क जो है ना वो हमारे पास होता है एफ एल, यानी कि न्यूटन मीटर या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, जो कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा। और इन दोनों की यूनिट्स हमारे पास डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू अदर थ्री। अगले क्वेश्चन में वो आपसे कहता है कि फिक्स्ड पुली इज एम्प्लॉयड टू। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली ना हमारे पास जो है फिक्स्ड पुली कैसे वर्क करती है। फिक्स्ड पुली में ना हमारे पास जो इसका एक्सेल होता है ना ये फिक्स होता है, इसके दोनों तरफ हमारे पास ना इस तरह से रोप्स होती हैं। ठीक है, ये अब जब फिक्स पुली हम यूटिलाइज करते हैं ना, तो हम किसी भी रोप पे वेट को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। और बढ़ाने या कम करने की वजह से जो हमारे पास इवेंचुअली जो आउटपुट आता है दैट विल बी कि हम फोर्स की डायरेक्शन को अपने मुताबिक अलाइन कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, हम वर्क तो करवाएंगे ही करवाएंगे, लेकिन इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज कि हम फोर्स की डायरेक्शन को यूटिलाइज करके हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो बीटा ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं कि ऑब्जेक्ट है जिसको हमने रिलीज किया एक पॉइंट से, फ्रीली फॉल कर रहा है ग्राउंड पे एक वेलोसिटी के साथ। ठीक है, हेलीकॉप्टर में से हमने जो है ये ऑब्जेक्ट फेंका है। हेलीकॉप्टर इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी 180 किलोमीटर पर आवर, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद 72 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द हेलीकॉप्टर विच इज 100 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, अच्छा हमारे पास ना ये हेली है बेसिकली एक, इसको हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, और ये ग्राउंड से तकरीबन तकरीबन 100 मीटर अबव है। ठीक है, और इस हेलीकॉप्टर में से हमने एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका है 72 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अच्छा हेलीकॉप्टर जो है उसकी अपनी स्पीड कितनी है, उसकी अपनी स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। हमने बताना है हाउ मच वेलोसिटी विल इट विद इट हिट द ग्राउंड इफ इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं तो किस वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड के साथ हिट करेगा, ये हमने इसमें बताना है। सो यहाँ पर अब हमारे पास सबसे पहले तो जो इसकी वेलोसिटी दी गई है अपवर्ड वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड जो हमने VIY इसको दिया है वो कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
जिसको हम अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 72 मल्टीप्लाई बाई 1000 बाई 3600, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड जो है वो इसकी VIY आएगी। हमने अब इसकी जो है ना वर्टिकल हाइट पहले जो है वो डिस्टेंस फाइंड कर लेना कि कितना ऊंचा जाएगा हेलीकॉप्टर से ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए हम लगा लेते हैं 2GH इज इक्वल्स टू VF² माइनस VI², क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के ऑब्वियसली इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो H है वो क्या होगा, VI² ओवर 2G, ठीक है, जो कि हमारे पास 20 का स्केयर डिवाइडेड बाई 20 होगा। तो हमारे पास इसकी हाइट भी जो है वो 20 मीटर आएगी, ठीक है, 20 मीटर ही ऊपर। अब जो फाइनल वेलोसिटी इसकी होगी ना, जिसके साथ इसने ग्राउंड पे हिट करना है, उसके हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, Vx और Vy। हमने इसको सेपरेटली सॉल्व करना है, ठीक है ना। आपके पास जो इसकी फाइनल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, x कंपोनेंट, वो आपको ऑलरेडी दे दिया गया हुआ क्वेश्चन में 180 किलोमीटर पर आवर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 180 मल्टीप्लाई बाई 1000 बाई 3600, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 50 मीटर पर सेकेंड। और जब हम इसका VY कंपोनेंट हम फाइंड करेंगे तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि 2GH अंडर रूट के साथ, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 और हाइट उसकी कितनी है जो कि उसने अटेन की है, दैट इज 20, ठीक है, इसका अंडर रूट। तो 400 का अंडर रूट हमारे पास जो है ना 20 ही आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो इसकी टोटल वेलोसिटी आई है जो फाइनल है वो 50 प्लस 20 70 मीटर पर सेकेंड आई है, जिसका करीब तरीन आंसर हमारे पास बीटा मौजूद है 69.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर वो आपसे कहते हैं कि हमारे पास ब्रिक स्टैक की है हमने एक दूसरे के ऊपर, वन ब्रिक हैज टू प्लेस्ड ओवर द अदर इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग हाइट। वही हमारे पास जो है ना क्वेश्चन के हवाले से एक्सप्लेन करा है। व्हाट विल बी द वर्क डन व्हेन 25th ब्रिक विल बी ऑन द टॉप। वही बात, इसमें जो हमारे पास टोटल हाइट है ना वो हमारे पास कितनी है 24H, ठीक है, 24H, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो हमारे पास इसका जो वर्क डन होगा वो होगा mgh, और mg और हाइट कितनी है 24H, तो ये हमारे पास 24 mgh के इक्वल हो जाएगा वर्क। दोबारा से मैं केस बता देता हूँ, यहाँ पर जो इसने पूछा है बेसिकली वो ये पूछा है कि 25th यानी फाइनल ब्रिक को कितना वर्क लगेगा। जब फाइनल ब्रिक को हमने वर्क फाइंड करना होता है ना फाइनल ब्रिक के लिए, तो हमने नीचे वाली सारी ब्रिक्स की हाइट को ऐड करना है। और अगर तो वो पूछे कि आपके पास 25 ब्रिक्स हैं, उन सबको स्टैक करने में कितना जो है वर्क लगेगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2 mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटलेट ऑफ डैम इज 20 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर लिविंग द डैम जो हमारे पास है वो 16 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है, जो डैम में से पानी निकल रहा है। परसेंटेज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज लॉस्ट व्हेन कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, ये हमने फाइंड करनी है। ओके, सो इस केस में सबसे पहले तो ना हम इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, देन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, देन हम इसकी टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास 1/2 मैस नहीं दिया हुआ, वेलोसिटी कितनी है 16, इसका हम स्केयर ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 1/2 मैस, जब हम 16 का स्केयर लेंगे तो हम इसको 16 मल्टीप्लाई बाई 16 लिख लेते हैं अपने इजीनेस के लिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 16 m, ठीक है। सॉल्व करने पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी 128 m। ये तो हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इसकी कितनी है mgh, एम जी की वैल्यू 10 है और हाइट है हमारे पास 20, ठीक है। तो 200 m जो है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अब इसकी हम फाइंड करेंगे कि लॉस कितना है। लॉस वो हमारे पास आएगी पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हमारे पास जो लॉस आएगा वो हमारे पास आएगा 200 माइनस 128, ठीक है। ये हमारे पास लॉस इन एनर्जी आई है, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल में से काइनेटिक को हम माइनस कर देंगे।
200 में से हम 128 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास लॉस आएगा 72 एम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर एम का फैक्टर भी था। अब हम फाइंड करते हैं परसेंटेज लॉस कितना है। परसेंटेज लॉस हमारे पास जो है वो हम ऐसे, जो कि लॉस हमें फाइंड हुआ था, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस हमारा कितना हुआ था 72 एम का। टोटल एनर्जी यहाँ पर जो है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली, ठीक है, तो वो हमारे पास कितनी है 200 और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 2 जो कि अप्रोक्सीमेटली 36% बनता है। हमारे पास करीब 3 ऑप्शन है, 35% 4 ओके। इन दिस क्वेश्चन वो पूछता है कि इंजन जो है ना वो एक पावर दे रहा है 10,000 वाट पर, और वहां से हमारे पास वो चेंज कर लेते हैं 20,000 वाट पर, ठीक है ना। 10,000 से 20,000 वाट पर हमारे पास पावर इंक्रीज हो गई है। मोटर कार हैविंग द सेम इंजन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड के साथ मूव करे फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन टू दैट कार। तो फाइंड करने बैठ जाओगे तो ये आपका ना एक दिन तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हमारे पास क्वेश्चन में बेसिकली जो पॉइंट आ गया ना वो है फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है बच्चों। फ्रिक्शनलेस सरफेस का मतलब है कि हमारे पास फोर्स जो है ना वो जीरो है, ठीक है, कोई फोर्स हमारे पास इंजन अप्लाई नहीं कर सकेगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, मोशन नहीं होगा। मोशन नहीं होगा तो हमारे पास फोर्स नहीं लग रही, जिसकी वजह से कोई वेलोसिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो इवेंचुअली जो पावर है एफ डॉट वी के साथ वो भी ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो 0 किलोवाट है। ओके, एक टेस्ट चार्ज है, हमने उसको रिलीज किया इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि -10 न्यूटन पर कूलम्ब है, ठीक है, चार्ज फेयर का, और उसको मूव करवाया हमने फ्रीली। तो हमने बताना है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब देखो टेस्ट चार्ज जो है ना सबसे पहले उसका हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, ठीक है, जो हमारे पास टेस्ट चार्ज होता है ना हमेशा याद रखना है कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। टेस्ट चार्ज इज अ पॉजिटिव चार्ज। तो ऑब्वियसली अब हमने क्या किया है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर के सामने लेके गए, ठीक है, जिसकी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 जो है वो न्यूटन पर कूलम है इस टेस्ट चार्ज के लिए, ठीक है। तो हमने बताना है कि वर्क डन क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। अब ऑब्वियसली ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अट्रैक्ट करने की वजह से क्या है, ये इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जब इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करेगा तो इसके ऊपर जो एंगल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वो 0 डिग्री होगा, और उसकी वजह से इवेंचुअली जो है वर्क है वो पॉजिटिव आएगा। तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ठीक है, जिसकी जो कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम दोनों को पोजेस कर रही है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज मोमेंटम ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी विल बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है। देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ पर डेल पी ओवर डेल टी, हमने न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक पढ़ा था, दैट विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। और फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे जो अप्लाइड फोर्स होती है वो होती है फोर्स उसकी ग्रेविटी की, और ग्रेविटी की वजह से जो हमारे पास चीज बनती है वो होता है वेट। सो यहाँ दो बातें याद रखनी है कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है ना, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो उसके वेट के इक्वल होता है, ठीक है। तो चार्ली ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि अगर तो एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो उस केस में जो डेल पी ओवर डेल टी होता है वो लेस देन वेट होता है। बस ये दो बातें याद रखनी। यहाँ पर ऑप्शन आपका चार्ली करेक्ट है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं कि 500 वाट की जो मोटर है वो हमारे पास 100 न्यूटन का जो है वो वेट लिफ्ट कर रही है 20 मीटर हाइट पर 10 सेकंड में। 20% हमारे पास एनर्जी जो है ना हीट की फॉर्म में लूज हुई है, और हमने मोटर की एफिशिएंसी को फाइंड करना है। तो बच्चों एफिशिएंसी जो है ना वो हमारे पास आपको पता है किसके इक्वल होती है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है।
तो हमें सबसे पहले तो आउटपुट फाइंड करना है और इनपुट फाइंड करना है, ठीक है। तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट हमारे पास होगा सिंपली जो उसका वर्क डन हुआ है, ठीक है ना, एफ डॉट टी, ठीक है ना। तो वो हमारे पास किसके इक्वल है, 100 न्यूटन, जो उसका वेट है बेसिकली, ठीक है। और जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है यानी हाइट वो तय कर रहा है वो हमारे पास कितनी है, 20, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास 2000 जो है वो जूल हो गए। इनपुट कितना है, इनपुट वो आया है जो हमारे पास पावर दी जा रही है, ठीक है ना। पावर हमारे पास होती है ना वर्क डन ओवर टाइम टेकन, तो यहाँ से इनपुट वर्क है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। पावर कितनी है हमारे पास 500 और टाइम टेकन कितना है हमारे पास 10 सेकेंड, तो ये हमारे पास 5000 आ जाएगी। तो अब एफिशिएंसी कितनी होगी, हमारे पास आउटपुट कितना है जो कि 2000 है और इनपुट कितना है 5000 है मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करने पे हमारे पास ये 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100 आता है, जिसको हम सॉल्व करें तो ये 200/5 करें, ठीक है। तो हमारे पास 40% जो है ना वो एफिशिएंट ये होगा, अल्फा ऑप्शन आपका करेक्ट है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं कि 2 kg ब्लॉक हमारे पास अटैच किया गया है एक स्प्रिंग के साथ जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर। ब्लॉक को 0.2 मीटर के साथ डिस्प्लेस किया गया और रिलीज किया गया। हमने ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है जब स्प्रिंग को 0.1 मीटर कंप्रेस कर दिया जाए। बड़ा सिंपल है, कंप्रेशन, ठीक है ना। तो कंप्रेशन में काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास सिंपली क्या आएगी, सो हमारे पास इस केस में देखें कि पोटेंशियल एनर्जी हम दो फाइंड करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी 1, जब उसको हमने 0.2 मीटर पे हमने ना जो कंप्रेस किया तो वो हमारे पास होगी 1/2 के एक्स के, ठीक है। 1/2 के हमारे पास है 100 और एक्स कितना है हमारे पास 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा 1/2 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 2/10 का स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे हमारे पास 1/2 100 4/100, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है ना 2 जाउल हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी। पोटेंशियल एनर्जी जो 2 है जो कि हमारे पास उसको 0.1 मीटर पे कंप्रेस करने के बाद आई है 1/2 के एक्स के, ठीक है। 1/2 100 और ये हमारे पास है 1/10, हम इसको लिख देते हैं इसका स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास 50 डिवाइडेड बाई 100 इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास जो है ना 0.5 जूल आएगी। तो उसने पूछा है व्हाट इज द बॉडीज ब्लॉक्स काइनेटिक एनर्जी, तो जितनी इसकी लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी का उतनी ही इसकी गेन होगी काइनेटिक एनर्जी, यही बात है ना। तो हम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं जो कि हमारे पास कितना आएगा 2 जूल माइनस 0.5 जूल 1.5 जूल, इतनी लॉस हुई है पोटेंशियल एनर्जी, तो यही इसकी काइनेटिक एनर्जी की गेन होगी। अल्फा ऑप्शन करेक्ट। ओके, सो यहाँ पर कहता है कि हमारे पास एक इरेगुलर शेप का स्टोन है जिसको हमने लिफ्ट करवाया एक पुली सिस्टम के थ्रू एक ऐसे सिस्टम में जिसमें हमारे पास फ्रिक्शन जो है ना वो नेग्लिजिबल नहीं है, यानी हमारे पास प्रैक्टिकल कंडीशन है। रोप भी आइडियल नहीं है। स्टोन को हमने लिफ्ट करवा दिया 4.5 मीटर में 10 सेकंड के अंदर अंदर। अगर स्टोन का मैस हमारे पास 20 किलोग्राम है तो व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वर्क। आपको पता है कि जो यहाँ पर वर्क डन होगा ना दैट विल बी इक्वल टू जो उसकी ने गेन की है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो सिंपली mgh का फार्मूला लगाते हैं। मैस कितना है हमारे पास 20 किलोग्राम, ठीक है। ग्रेविटी की वैल्यू है हमारे पास 10 और हाइट कितनी है हमारे पास उसकी 4.5, ठीक है। तो ये हमारे पास 200 मल्टीप्लाई बाय 4.5, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास बनेगा 850 जूल, ठीक है। जो कि हमारे पास बहुत करीब करीब आंसर है 882 जूल, जो कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, बीटा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि एक इंजन है गाड़ी का जो कि हमारे पास जो है ना वर्क डब्ल्यू परफॉर्म कर रहा है एक डिस्टेंस डी पर फ्लैट रोड पे। अगर रोड हम इंक्लाइन कर देते हैं कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है उसका एंगल थीटा हो जाए, ठीक है, लेकिन वर्क जो है वो सेम रहे, तो डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, यानी डिस्टेंस जो है हमने उसको कैसे वो करना है। देखें, जब W इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा के साथ हम लेके जा रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली पहले फ्लैट रोड थी। फ्लैट रोड का मतलब है कि यहाँ पर हमने जो थीटा की वैल्यू है उसको बढ़ा दिया है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब कोई चीज़ कॉस पर डिपेंड करती है ना, कॉस पर, तो वो थीटा के बढ़ने के साथ खुद कम हो जाती है। पहले हमने थीटा बढ़ाया, हमने वर्क को कम कर दिया,
ठीक है। अब वो कहता है कि हमने वर्क को कांस्टेंट ही रखना है जितना शुरू में था, ठीक है, जितना शुरू में था हमने वर्क को उतना ही रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस डिस्टेंस उसको हम बढ़ाना शुरू कर देंगे ताकि हमारा वर्क बढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स का केस है, ठीक है ना, फोर्स कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस को हम मजीद बढ़ाना शुरू कर देंगे ताकि वो थीटा के बढ़ने की वजह से वर्क जो कम हुआ है उसको कंपनसेट करना शुरू कर दे और आपको ऑप्शन अल्फा करेक्ट हो जाए, इंक्रीजेज, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि एक बॉडी है जिसका मास हमारे पास m है और वो फॉल कर रही है हाइट h इन अ वैक्यूम, ठीक है। अब ग्राउंड के साथ हिट करती है, ठीक है, वेलोसिटी जो है ना इम्पैक्ट पे वो v है, अगर मास उसका डबल हो जाए तो व्हाट विल द वेलोसिटी, व्हाट विल हैपन टू द वेलोसिटी, ठीक है। सिंपली इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि एम जी एच जो है ना वो इसकी 1/2 mv² है, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी जो जी एच है वो है 1/2 v², ठीक है ना। तो इसकी जो v² है वो है 2gh अंडर रूट, ठीक है। अगर तो हमने मैथ को डबल कर दिया है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी हमारे पास बच्चों सेम रहेगी, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा इस पर, ठीक है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा आप। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन वो कहता है कि वर्कर ना पुश करता है एक बॉक्स को इनक्लाइन सरफेस पर, ठीक है, जिसकी हमारे पास फोर्स वेरी कर रही है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी उसने कांस्टेंट रखी हुई है, ठीक है। व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द नेट वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस इंक्लूडिंग द फ्रिक्शन, ठीक है। देखें, इनक्लाइन हमारे पास जो है ना वो आपके पास सरफेस है, ठीक है, वेलोसिटी उसने कांस्टेंट रखी हुई है। देखें, इनक्लाइन सरफेस पे ना हम एक सरफेस को ना दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उसके हॉरिजॉन्टल स्टेप्स और उसके वर्टिकल स्टेप्स, ठीक है। वर्टिकल स्टेप्स पर हमारे पास चूंकि यहाँ पर फोर्स जो है वो वेरी कर रही है, ठीक है, फोर्स हमारे पास वेरी कर रही है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है ना। अब चूंकि वो एक वेलोसिटी के इन्फ्लुएंस में जा रहा है तो उसका जितना भी वर्क होगा वो सारा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ रहा होगा, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से डेल्टा वी जीरो होगी, डेल्टा वी जीरो होगी तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी और उसकी वजह से उसके जितने भी वर्क्स हैं वो जीरो होंगे। तो इसका ऑप्शन आपके पास करेक्ट है बीटा, ठीक है, जीरो होगा उसका सारा वर्क। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहते हैं कि कार है जो कि अपहिल मूव कर रही है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हैं कि इंजन जो है ना वो फ्यूल को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अगर तो हम एज्यूम करते हैं कि कार की जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है वो आइडियल नहीं है और रोड के पास पैचेस ऑफ स्नो है जो कि रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं यानी फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हैं, हाउ मच एनर्जी यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेविटेशनल गेन ऑफ द एनर्जी, ठीक है। यानी कि कितनी हमारे पास इनपुट की जो एनर्जी है वो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को गेन करवा रही है, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। रेजिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपके पास जितनी भी हमारे पास यानी कि एफिशिएंसी जो है ना वो क्या निकलेगी, एफिशिएंसी कम से कम निकलेगी। एफिशिएंसी कम से कम निकलने का मतलब है कि आपके पास जितनी भी एनर्जीज है ना इनपुट की, ठीक है, वो सारी की सारी उसके आउटपुट में कन्वर्ट होने लग जाएंगी। जब उसके सारी की सारी आउटपुट में कन्वर्ट होने लग जाएंगी, बेसिकली जो आउटपुट एफिशिएंसी है ना वो मैक्सिमम होगी और इनपुट एफिशिएंसी कम से कम होगी, जो कि मैंने आपको शो करवाई है यहाँ पर। आउटपुट एफिशिएंसी और ओवरऑल एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल एफिशिएंसी इसकी 100% हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आइडियल नहीं है केस, 100% के करीब तक जा रही होगी, लेकिन आइडियल नहीं है तो 100% नहीं होगी। लेकिन रेजिस्टेंसेस होने की वजह से इसकी मैक्सिमम जो है ना वो सारी एनर्जी यूटिलाइज होगी, तो सारी हमारे पास जो इनपुट की एनर्जी है वो आउटपुट में जा रही होगी, ऑल ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉल है जो कि वर्टिकली अपवर्ड जाती है एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर, रेजिस्टेंस यहाँ पर जीरो है, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इंक्रीजेज एज द हाइट इंक्रीजेज, डिक्रीजेज एज द पीक हाइट, यानी कि एक स्पेसिफिक हाइट के बाद उसकी जो है वो कम होने लग जाएगी, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी या हमारे पास पहले इंक्रीज करेगी देन डिक्रीज करेगी। देखें, एक वैक्यूम चैम्बर है यहाँ पर जो हमने लिया हुआ है, वैक्यूम चैम्बर,
और इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर क्या हमारे पास हो रहा है कि ऑब्वियसली कोई आउटवर्ड फोर्स नहीं है, आउटसाइड फोर्स नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस नहीं है हमारे पास, यानी वो ज़ीरो है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जितना भी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता रहेगा वो हमारे पास गेन होती रहेगी एज काइनेटिक एनर्जी, और जितना भी लॉस होता रहेगा काइनेटिक एनर्जी का वो हमारे पास गेन होती रहेगी एज पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास कंजर्व रहेगी, इसकी चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। compressed spring is such that is used to launch a mass horizontally on a frictionless surface। अगर हम मैस को डबल कर देते हैं और कंप्रेशन को सेम कर देते हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कैसे चेंज करेगी यहाँ पर कि हमारे पास जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है ना वो हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, यानी कि 1/2 के एक्स स्केयर जो है वो हमारे पास 1/2 एम वी स्केयर के इक्वल होगी, ठीक है। तो अगर तो हम इसकी वेलोसिटी को डबल कर देते हैं, लेट्स सपोज जो हमसे उसने पूछा मैं मैस को डबल करना है, ठीक है, तो हमारे पास स्पीड कैसे चेंज होगी, तो 1/2 के एक्स स्केयर जो है, अगर तो हम इसको 1/2 मैस को 2m इंटू वी स्केयर कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा के एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2m वी स्केयर, ठीक है। के एक्स स्केयर जो है वो हमारे पास 2m वी स्केयर के बराबर हो जाएगी। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आपकी इजीनेस के लिए कि देखिए 1/2 के एक्स स्केयर जो था उसको हमने जब 1/2 एम वी स्केयर के साथ यूज़ किया तो ये हमारे पास बन गया एम वी स्केयर, ठीक है ना। तो हम इस सिंपली एम वी स्केयर को हम यूज़ कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। ये V1 था और ये V2 आ गया, ठीक है। तो एम वी स्केयर इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्केयर, ठीक है। तो हमारे पास मैथ्स कैंसिल हो गया, V2 स्केयर इज इक्वल टू V1 स्केयर ओवर 2। हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो हमारे पास आंसर आएगा V2 इज इक्वल टू V1 ओवर √2, यानी कि ये डिक्रीज करेगा √2 के फैक्टर के साथ, ठीक है। डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि साइक्लिस्ट है जिसका टोटल मास हमारे पास 80 किलोग्राम है, बाइसिकल के साथ वो 50 मीटर हाई हिल को जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, हाइट को तय करता है। बिगिनिंग में उसकी स्पीड होती है 10 मीटर पर सेकेंड और फिनिश करता है टॉप पे 5 मीटर पर सेकेंड के साथ। रेजिस्टेंस भी है, फ्रिक्शन भी है, एडिशनल एनर्जी लॉस हमारे पास 400 जॉल दिया गया है। टोटल वर्क डन हमने फाइंड करना है इस साइक्लिस्ट का। तो बच्चों जो टोटल वर्क डन होगा वो हमारे पास इक्वल होगा किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस जो उसने लॉस किया है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1/2 एम V2 स्केयर माइनस V1 स्केयर, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास एम जी, और उसने हाइट दी हुई हमें जो है वो 50 मीटर पर ही गया है, ठीक है, और उसका जो लॉस है वो कितना है 400, ठीक है। तो 1/2 मैस हमारे पास कितना है 80, ठीक है। V2 क्या है हमारे पास 5, यानी कि हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू हम फाइंड माइनस करेंगे ना, तो 10 का स्केयर माइनस 5 का स्केयर प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय 10 और 50 प्लस 400, ठीक है। सॉल्व करने पे जो आपके पास आंसर आएगा इसका दैट विल बी चार्ली 36,000 जॉल आएगा, जो कि हम 36 किलो जॉल भी यूज़ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में वो पूछता है कि स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम में वॉक करता है और बुक्स को स्टैक कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ। व्हाट इज द मैकेनिकल वर्क डन बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय द आर्म्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द बुक, ठीक है। सिंपल हमारे पास केस है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है ये वाला। बच्चे यहाँ पर जो गड़बड़ करते हैं ना वो करते हैं कि उसने बाजुओं को साथ, ये मैं लेट्स सपोज इसकी बताता हूँ, ये बाजू है लेट्स सपोज, ठीक है, और यहाँ बाजू के ऊपर बुक रखी हुई है। बच्चे समझते हैं कि बाजू जो है ना उसका वेट जो है वो नीचे की तरफ है तो उसकी फोर्स भी नीचे की तरफ होगी, नहीं, बाजू ने जो फोर्स लगाई हुई है वो अपवर्ड लगाई हुई है, और उसने जो डिस्प्लेसमेंट तय करनी है वो इस तरह करनी है। थीटा जो है वो हमारे पास 90 डिग्री है, cos 90 जीरो होगा, वर्क जीरो बनेगा। चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रिंग के साथ टाइट किया गया है और हमने ना
सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ घुमाया है, ठीक है। टेंशन हमारे पास 13 न्यूटन है, और आपको पता है कि इस केस में जो टेंशन है ना वही हमें सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट 10 रेवोल्यूशंस को कंप्लीट करता है तो टोटल वर्क आपने बताना है बच्चों। सर्कुलर मोशन का केस है, ठीक है। ये समझ लो आपके वर्क डन सर्कुलर मोशन में जीरो होता है, किन दो चीज़ों की वजह से होता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में ना आपके पास नंबर वन रीज़न कि हर पॉइंट पर, ये सर्कल है, हर पॉइंट पर जो है ना फोर्स होती है इनवर्ड, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना वो इस तरह से आउटवर्ड जा रही होती है, और इसका जो टेंजेंशियल होता है एंगल हमारे पास 90 बन रहा होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो थीटा होता है वो 90 डिग्री होता है, और इसकी वजह से कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो वर्क डन ज़ीरो होगा। एक रीज़न ये। नंबर टू ये कि जब हम सर्कल के अंदर घुमाते हैं ना तो एक जहाँ पर जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है ना मोशन, उसी पॉइंट पर एंड भी हो जाता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास जीरो होती है, जिसकी वजह से वर्क जीरो होता है, तो वर्क आपका जीरो ही होगा। एक ट्रेन है जो कि मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ अलोंग अ लेवल ट्रैक, ठीक है, 200 किलोग्राम की है। रेजिस्टिव फोर्सेज जो है वो इंडियन थ्रस्ट को बैलेंस कर रही है। 1000 मीटर चला लो, 10,000 मीटर चला लो, 1,00,000 मीटर चला लो, क्योंकि उसने रेजिस्टिव फोर्सेस को कैंसिल कर दिया है बाय द थ्रस्ट, ठीक है। क्या मतलब है, देखें, बॉडी सेम है, ठीक है। जब एक ही बॉडी पर एक फोर्स फॉरवर्ड लग रही है, एक फोर्स बैकवर्ड लग रही है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, ठीक है, ये रूल है। तो जब कैंसिल कर दिया है कि तो हमारे पास जो नेट फोर्स है वो हमारे पास जीरो हो गई है, तो वर्क डन जो है वो जीरो हो जाएगा। यही इसने आपसे पूछा हुआ है। एक मैन है जो कि गैस सिलेंडर को स्टेयर्स के ऊपर लेके जा रहा है, 3 मिनट के लिए वो खड़ा हो जाता है लेके जाने के बाद, ठीक है। बहुत ज़्यादा सांस लेता है, उसको पसीने आ जाते हैं, ठीक है। सिलेंडर का मैस है 12 किलोग्राम। इस टाइम में जब वो स्टिल खड़ा हुआ है उसने कौन सा वर्क किया है, जब वो स्टिल खड़ा हुआ है ना तो उसने वर्क किया है वर्क ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, वर्क ऑफ ब्रीदिंग। और अगर वर्क ऑफ ब्रीदिंग आपके पास यहाँ पर एमबीबीएस में या बायोलॉजी में आ जाए ना तो आप उसको लगा देंगे, लेकिन फिजिक्स में उसने कोई वर्क नहीं किया। दैट इज़ द राइट ऑप्शन।